हाय एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। इस सेशन पे चैप्टर 3 के टॉपिक द ग्रोथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस को हम जानेंगे। वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट सी ज़रूर होगी क्योंकि ये एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक उसी वक्त आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा जो चैप्टर 3 की प्रीवियसली वीडियोस जो हमने कवर की हैं वो आपने देखी हुई होंगी। तो वो तमाम टॉपिक्स और अपकमिंग आने वाली वीडियोज़ के जो टॉपिक्स हैं वो वीडियो फॉर्म पर मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद मेरे यूट्यूब चैनल पर पहुँचेंगे। इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोज़ मौजूद हैं। विद ईज़ आप यहाँ पर जाकर वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fadhusaincs.blogspot.com पे अवेलेबल हैं, जहाँ से तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। तो रॉयजन की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर 3 में द ग्रोथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस को ये सेशन पे हम जानेंगे। सो एज अ नेम सजेस्ट हमें यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है कि जब हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो हम एक सिंपल एल्गोरिथम को एक सिंपल फंक्शंस या प्रोसीजर के बेस पर इंडिकेट कर रहे होते हैं, लेकिन समटाइम एक ऐसा एल्गोरिथम भी हम राइट करते हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा या डिपेंडेंट सब प्रोसीजर के फॉर्म पर या मोर देन वन फंक्शंस के फॉर्म पर हमारे एल्गोरिथम्स होते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पे ग्रोथ के फॉर्म पर इंडिकेट करने के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन कहा जा रहा है। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द बुक क्या कहती है कि मैनी एल्गोरिथम्स आर मेड अप ऑफ टू or more separate sub-procedures. The numbers of the steps used by the computer to solve a problem with input of a specified size using such algorithm is the sum of the numbers of these steps used these sub-procedure। यानी जब हम उस तरह के algorithms की complexity फाइंड करेंगे तो वहाँ पर जितने भी steps उन algorithm पे हो रहे होंगे उसी के बेस पर उनकी complexity इंडिकेट की जाएगी उन sub-procedures के काउंट के बेस पर। To give a big O estimate for the number of the steps needed, it is necessary to find big O estimates for the number of the steps used for each subgroups or the sub-procedure and then combine these estimates. Big O estimates of the combination of the function can be provided if care is taken when different big O estimates are combined। यानी जाहिर सी बात है कि जब हम different steps के सब ग्रुप्स के बिहाफ पर फंक्शंस की ग्रोथ देखेंगे तो उन दोनों के अलग अलग बिग O नोटेशंस क्या होंगे, कंबाइन होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल पे ये बात हमें समझ में आएगी। इन पर्टिकुलर इट इज़ ऑफन नेसेसरी टू एस्टिमेट द ग्रोथ ऑफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शंस। तो एस्टिमेट्स ग्रोथ के लिए या तो आप सम कर रहे होंगे दोनों सब प्रोसीजर को या उनका प्रोडक्ट ले रहे होंगे। तो व्हाट कैन बी सेड इफ बिग O estimate for each of the functions are known to see what sort of the estimate hold the sum and the product of two functions। यानी हम किस तरह के स्टेप्स को बिग O एस्टिमेट करने के लिए यूज़ करेंगे, इधर सम यूज़ करेंगे या फिर प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। So to see what sort of the estimates hold the sum and the product of two functions, सपोज करते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन f(1x) है। तो जब मैं इस फंक्शन की बिग O नोटेशन लिखूंगा तो मैं लिखूंगा बिग O g1x। ठीक है, जिस तरह हम g(x) लिखते थे तो दो फंक्शंस बन रहे हैं सब प्रोसीजर के फॉर्म पे, तो हम वहाँ पर g(1x) कह रहे हैं। और सेकंड जो हमारे पास सब प्रोसीजर है या सब फंक्शन है उसको हम f2 कह रहे हैं, जबकि बिग O नोटेशन में OG2 of x लिखा जा रहा है। तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द बिग O नोटेशन दीज आर कंस्ट्रक्टेड बाय C1 एंड C2, K1 एंड K2। ठीक है, दोनों के लिए हम C1 और K1 यूज कर रहे हैं, जबकि सेकंड के लिए C2 एंड K2 यूज करेंगे। तो इस बिहाफ पर जो वर्स कंडीशन बनेगी बिग O नोटेशन की वो इस तरह से बन रही होगी, f1 x1 इज लेस देन इक्वल टू C1 g of x1। ये फर्स्ट के लिए हो गया और ये सेकंड के लिए हो गया सब प्रोसीजर के लिए। तो कब ये प्रोसीजर यूज हो रहा होगा, जब x की वैल्यूज जो है वो ग्रेटर देन x1 हो और सेकंड के लिए ग्रेटर देन x2। तो एस्टिमेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम कर लेंगे। तो बेस्ड ऑन सम वैल्यूज f1 प्लस f2x, और अब आप यहाँ पर देखो तो ये दोनों पॉइंट इस्तेमाल हो रहे हैं, सम एंड प्रोडक्ट। यहाँ पर मैं सम भी कर रहा हूँ और x को उसके साथ प्रोडक्ट भी कर रहा हूँ। बात वही हो गई कि f1x1 प्लस f2x2 बन जाएगा ये। और यहाँ पर हम ट्राइंगल की इन इक्वालिटीज़ के बेस पर उसे लिख रहे हैं, यानी f1x1 प्लस f2x2 लेस देन इक्वल टू f1x1 मॉड प्लस f2x मॉड, और यही चीज़ हमें इक्वालिटीज़ में बता रही है। तो इन सिंपल सेंस में हमने ये समझा कि जब हमारे पास मोर देन वन फंक्शन सब प्रोसीजर के फॉर्म पर होता है तो इस बिहाफ पर इन दोनों को मर्ज करके लिखा जाता है बाय यूजिंग सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शन, जैसे हमने यहाँ लिखा है। आगे चलते हैं, उसी फंक्शंस को यहाँ पर कंटिन्यू किया गया जब हमने ट्राइंगल इन इक्वालिटीज़ के साथ चीज़ों को लिख ली। तो यहाँ पर f1x1 लेस देन इक्वल टू c, ये तो सेम वही
पार्ट है जो हमने देखा, यहाँ से सेकंड इमेज स्टार्ट हो रही है जो बुक से लिया गया है. सो व्हेन x इज ग्रेटर देन बोथ x1 एंड x2, क्योंकि x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगी x1 से, तो इक्वालिटीज कुछ यूं बन रही है कि f1 x1 प्लस लेस देन इक्वल टू c1 g1 x1. इसको मर्ज करके हमने लिख लिया, यानी दोनों को यहाँ पर हमने अलग अलग दिखाया था f1 x1 को, तो इसके साथ g1 और g2x दोनों भी ऐड हो रही होंगी. तो अब देखें इनकी इनइक्वालिटीज इस तरह से बन गई कि c1 एंड c2 दोनों की वैल्यूज आ गई, दोनों को हमने यहाँ पर सेपरेट किया c1 g1 से, और इस बिहाफ पर हमारे पास जो कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस बनेगा वो c ऑफ gx कहलाएगा. जबकि c यहाँ पर किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, c1 प्लस c2, क्योंकि दो फंक्शंस के लिए तो दोनों के लिए दोनों वैल्यूज हैं. तो यहाँ पर यही चीज़ बताई जा रही है कि वेयर c इक्वल टू c1 प्लस c2 एंड g इक्वल टू मैक्सिमम, यानी इनमें से जो मैक्सिमम होगा वही मैक्स वैल्यूज या मैक्स फंक्शंस गेट करके लेकर आएगा. हेयर मैक्स a एंड b डिनोट्स द मैक्सिमम ऑफ a एंड b, यानी a और b में जो बड़ी वैल्यू होगी वही मैक्सिमम लेकर आएगा. This inequality shows that f1 x1 less than equal to c of gx whenever x is greater than k, where k equal to maximum k1 and k2. यानी जब हम इन इनक्वालिटीज को यूज़ कर रहे होंगे कॉम्बिनेशन पे, तो वहाँ पर उन्हीं k को यूज़ किया जाएगा जो k1 एंड k2 के दरम्यान क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे. इसी चीज़ को हम अभी थ्योरम से भी प्रूव करके देखेंगे. तो हमारे पास एक क्रॉरली है ये, और फर्स्ट हमारे पास जो है वो थ्योरम है. थ्योरम क्या कहता है कि सपोज दैट f1 x1 इज बिग O ऑफ g1 x1 और f2 जो है वो O x2 है, तो इसकी कॉम्बिनेशन की वैल्यूज ये होगी. तो वेयर g ऑफ x इक्वल टू मैक्सिमम g1 x1 g2 x2, इनमें से मैक्सिमम की वैल्यूज होल्ड होगी इसमें, और दोनों फंक्शंस की अलग अलग वैल्यूज मौजूद है. इस चीज़ को थ्योरम से किस तरह से प्रूव किया जा रहा है. सो वी ऑफन हैव बिग O एस्टिमेट फॉर f1 एंड f2 इन टर्म ऑफ सेम फंक्शन g. सो इन दिस सिचुएशन थ्योरम 2 कैन बी यूज्ड टू शो f1 plus f2g is also g of big O of gx, because maximum values of gx के ज़रिए से g1 g2 में से maximum values हमें मिल जाएगी. और इसी चीज़ को फिर क्रॉलरी में बताया जा रहा है कि सपोज f1 g1 and f2 x, ठीक है, f1 x and f2 x आर बोथ बिग O ऑफ gx, और इसी चीज़ को हम एड फॉर्म पे इसी तरह से लिख सकते हैं. तो ये क्रॉलरी और थ्योरम हमें ये बता रही है कि जब भी हमारे पास दो फंक्शंस कॉम्बिनेशन पे होंगे तो उसके कॉम्बिनेशंस का सेंस जो होगा वो ये होगा, जबकि हम मैक्सिमम g1 को यहाँ से इंडिकेट करते हुए कांस्टेंट c की वैल्यूज़ वहाँ पर यूज़ करेंगे. प्रॉब्लम देखते हैं इसी चीज़ को समझने के लिए कि कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस में ये ग्रोथ किस तरह से हो रही होती है. तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है, गिव अ बिग O एस्टिमेट. हमें बिग O एस्टिमेट्स वो करना है, गिवन लेकर आना है, जबकि हमारे पास जो पहला फंक्शन है उसका फर्स्ट पार्ट ये है और सेकंड पार्ट हमारे पास ये, वेयर n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर. तो हमें बिग O एस्टिमेट दी जा रही है कि n log n फैक्टोरियल के फॉर्म पर है, सेकंड जो है n स्क्वायर प्लस 3 log n के फॉर्म पर है. अगर आप शुरू से जुड़े हुए हैं चैप्टर 3 में और तमाम वीडियोस आपने देखी हुई हैं, तो आप इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे. और अगर आपने नहीं देखा है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, क्योंकि हम वीडियो 1 में चैप्टर 3 के वीडियो 1 में ग्रोथ ऑफ फंक्शंस को ऑलरेडी देख चुके हैं. बिग O नोटेशंस को, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी लिखने के तरीके को विद एग्जाम्पल, सारी चीज़ें हम देख चुके हैं. क्वेश्चन पे वापस आते हैं. फंक्शंस के दो पार्ट्स थे. तो फर्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 3n log n फैक्टोरियल विल बी एस्टिमेटेड. From the example 6 we know that log of n factorial is big O of n log n. यानी example 6 जो बुक में मौजूद है उसके मुताबिक जब log n factorial होता है तो हम उसे n log n के बराबर लिख सकते हैं. तो using this estimate and the fact that 3n is a big O of n, यानी जब अगर मैं सिर्फ 3n की बात करूं तो जब मैं इसका big O निकालूंगा तो उसमें हायर ऑर्डर जो कोफिशिएंट के बाद वैल्यू है वो n है, तो मैं वही लूंगा. तो थ्योरम 3 गिव दैट द एस्टिमेट 3n log n बराबर हो जाएगा हमारे पास n स्क्वायर. क्यों? क्योंकि ये बराबर था n log n के जब हमारे पास फैक्टोरियल हो, और अलग से 3n का n हो गया इस पे, तो ये चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्क्वायर के साथ. वही चीज़ यहाँ पे लिख दी गई है. पहला पार्ट हमारे पास सेव हो गया, यानी मैं ऐसे ये कहूँगा कि बिग O n स्क्वायर log n के ये वाला पार्ट बराबर हो गया. अब बच गया n स्क्वायर प्लस 3 log n. सो नेक्स्ट द प्रोडक्ट n स्क्वायर प्लस 3. अगर मैं सिर्फ इस पार्ट को देखूं, यानी इस फंक्शन में दो है, ये n स्क्वायर प्लस 3 और उसके बाद log n, यहाँ पे 3n log n फैक्टोरियल, दो कंबाइंड फंक्शंस थे. तो इसमें से log n विल बी एस्टिमेटेड बिकॉज n स्क्वायर प्लस 3 इज लेस देन 2n स्क्वायर व्हेन n इज ग्रेटर देन 2. तो इट्स फॉलोज दैट n स्क्वायर 3 इज बिग O ऑफ n स्क्वायर. और हम जानते हैं कि जब हमारे पास फंक्शंस कुछ इस तरह से लिखे हुए होते हैं
तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में हम क्या करते हैं, हायर ऑर्डर को लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है 0 n बिग O ऑफ n स्क्वायर। बिल्कुल सेम एग्जाम्पल हमने यहाँ पर इसके लिए कर ली। अब बच गया हमारे पास log n। तो थर्स फ्रॉम द थ्योरम 3 इट फॉलोज n स्क्वायर plus 3 log n is big O of n square log n. Using theorem 2 to combine the two big O estimate for the product show that f of n equal to 3n plus n square log n is big O n log n। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी log n है और मैं यहाँ पर एक दफ़ा log n लिख चुका हूँ, तो log n को दोबारा लिखने की वहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है। तो ओवरऑल इसकी जो मर्ज कॉम्प्लेक्सिटी बन गई वो big O n square log n के बराबर होगी एंड दैट इज सॉल्व्ड। सेकेंड, गिव अ बिग O, ठीक है, एस्टिमेट फॉर द फंक्शन x प्लस 1 लॉग x2 प्लस 1, यानी ये पार्ट फर्स्ट पार्ट इस तरह से हो गया और सेकंड में 3x स्क्वायर, इसको हमें बिग O के फॉर्म पर कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट अ बिग एस्टिमेट फॉर x प्लस 1 लॉग x स्क्वायर प्लस 1 विल बी फाउंड। नोट दैट x प्लस 1 इज अ OX। सिंपल जाहिर सी बात है, हायर ऑर्डर यहाँ पर x की क्या है 1 है, तो O ऑफ x लिख दिया मैंने। फर्दर x स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन 2x स्क्वायर, कब? जब x की वैल्यू ग्रेटर हो। तो हेंस वी प्रूव दैट कि log x स्क्वायर प्लस 1 लेस देन log x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी आएगी, ये छोटी आएगी, यही वजह के लेस देन है। फिर उसके आगे अगर मैं एक और वैल्यू लेके जाऊँ तो वो उससे बड़ी होगी, log 2x क्यूब एंड सो ऑन। तो इस बेस पर मैं log 2 प्लस log n स्क्वायर x स्क्वायर लिख सकता हूँ। मजीद इसको आप सिंप्लीफाई करें तो log 2 प्लस 2 log x n लेस देन इक्वल टू 3 log n। तो इफ x इज ग्रेटर देन 2, दिस शो दैट log x स्क्वायर प्लस 1 इज O ऑफ log x। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर जब मैंने इस पार्ट को देखा तो ये सिंपल log x आया, सॉरी बिग O ऑफ x आया। अब log x स्क्वायर है, तो log x स्क्वायर को इस प्रूफ के मुताबिक हम क्या कह सकते हैं, इस प्रूफ को big O of log x. So from the theorem it follows that x plus 1 log x square is a big O of x log x। ठीक है, कैसे? ये आ गया इसका x, ये आ गया log, और log के साथ फर्दर जो स्टेप्स है उसके लिए हम x यूज कर रहे हैं। तो बिकॉज 3x स्क्वायर इज अ बिग O ऑफ x स्क्वायर, जब मैं x स्क्वायर की बात करूंगा तो इसमें हायर ऑर्डर क्या है, x स्क्वायर है। तो दिस थ्योरम टू टेल अस f ऑफ x इज O ऑफ मैक्स x log x स्क्वायर, यानी मैं इन दोनों में से मैक्सिमम को लूंगा थ्योरम 2 के मुताबिक। तो बिकॉज x log x लेस देन इक्वल टू x, फॉर x इज ग्रेटर देन 1, इट फॉलोज दैट f ऑफ x इक्वल टू बिग O ऑफ x स्क्वायर। तो इस तरह से हमने ग्रोथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस को देखा। ठीक है, थोड़ी सी चीज़ें ट्रिकी ज़रूर थी। अगर आपने शुरू से वीडियोस देखी हुई हैं चैप्टर 3 के, तो आप इन स्टेप्स को बड़े आसानी से कैप्चर कर पा रहे होंगे कि बिग O नोटेशंस की एस्टिमेशन कंबाइंड फंक्शंस में हम किस तरह से इंडिकेट कर रहे हैं, हायर ऑर्डर वैल्यूज़ के साथ उसको ले रहे हैं और बेस्ड ऑन द थ्योरम एंड द क्रॉलरी उसको प्रूव कर रहे हैं और उसकी वैल्यूज़ लिख रहे हैं। तो दैट्स इज फॉर द वीडियो द ग्रोथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम्स को इन डेप्थ विद द एग्जांपल्स देखेंगे, और ये हमारे चैप्टर 3 का लास्ट वीडियो भी होगा। तो होपफुली सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, इसी तरह से जुड़े रहें ताकि अपकमिंग वीडियो के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।